गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम बेंथम का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछली कक्षा में बेंथम के उपयुक्तवाद के सिद्धांत के बारे में स्पष्ट किया, समझा, आत्मसात किया और ये समझने का प्रयास किया है कि उपयुक्तवाद के सिद्धांत के द्वारा बेंथम क्या प्रतिपादित करना चाहते हैं और इससे उपयुक्तवाद के सिद्धांत को राज्य के कार्य क्षेत्र में लागू करके अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की जो कल्पना करते हैं। आज हम देखेंगे कि उनके शिष्य जे.एस. मिल के द्वारा उपयुक्तवाद में संशोधन किस प्रकार से किया गया और क्यों किया गया, उसके क्या तर्क थे। एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। अब ये टॉपिक वैसे जे.एस. मिल में था, लेकिन मैंने इनके साथ इसलिए ये जरूर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी भी आपने बेंथम का जो उपयुक्तवाद के सिद्धांत पढ़ा है पूरी तरह से वाकिफ हुए हैं। अब मैं आपको तुरंत इसकी अगली कड़ी के रूप में कि मिल ने क्या उपयुक्तवाद में संशोधन किया, इसलिए अगर आपने उपयुक्तवाद को अच्छे ढंग से समझा है तो इसको मिल के द्वारा जो अपना उपयुक्तवाद का जो संशोधन किया गया वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए जे.एस. मिल के टॉपिक को मैं इसके साथ ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पिछली कक्षा में हमने उपयुक्तवाद सिद्धांत को समझा। आज की कक्षा में हम समझेंगे कि मिल ने क्या क्या उपयुक्तवाद में संशोधन किया, ताकि दोनों कड़ी आपकी जुड़ी रहेगी तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि हाँ इन आधार पर मिल ने उपयुक्तवाद में संशोधन किया था जो ये हैं। इसलिए जे.एस. मिल के टॉपिक में आज बेंथम के वाले टॉपिक में साथ ले रहा हूँ, इसलिए आपको ये समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि बेंथम के शिष्य थे जे.एस. मिल, लेकिन जे.एस. मिल क्या कहते थे कि मैं पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता। मैं पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता, मतलब आप समझ सकते हो कि मैं बेंथम का शिष्य हूँ लेकिन बेंथम के उपयुक्तवाद सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता, उसमें संशोधन करना मैं आवश्यक समझता हूँ। इसलिए उपयुक्तवाद की आलोचना करते हुए कहा है कि ये ऐन्द्रिक वासनाओं पर अधिक बल देता है और मानव जीवन को दूषित करने वाला है। ये किसने कहा है? जे.एस. मिल ने कहा है। इंद्रिय विषयों को या इंद्रिय वासनाओं पर अधिक बल देता है, इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन मानव जीवन को ये दूषित करने वाला है। इसलिए मैं इसको बेंथम के द्वारा अपनाए हुए जीवों को त्यों मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। वो अपने जो संशोधन का सुझाव देते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहले उन्होंने जो संशोधन किया था बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयुक्तवाद के सिद्धांत में, मिल ने पहला संशोधन मिल कहते हैं कि विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार करना होगा। अब देखो, आप सभी को पता था, बेंथम ने हमने पढ़ा था, बेंथम क्या कहते थे कि विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का भेद है, गुणों का भेद नहीं है। कम या ज़्यादा हो सकती है मात्रा, लेकिन गुण सबका एक जैसा है, गुणात्मक भेद नहीं है हो सकता। लेकिन यहाँ पर मिल महोदय स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि नहीं, गुणात्मक भेद भी है, गुणात्मक भेद को स्वीकार करना पड़ेगा। क्वालिटी भेद है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि बेंथम सुखों में केवल मात्रा का अंतर करता है, गुणों का नहीं करता, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन मिल विभिन्न सुखों का जो मूल्यांकन करते हैं उसमें गुणात्मक अंतर भी करते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाए कि किसने विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का भेद किया है, गुणों का नहीं, तो वो तो बेंथम है। लेकिन किसने विभिन्न सुखों में गुणात्मक मात्रा के साथ साथ गुणात्मक भेद भी किया है, तो वो है मिल। इसलिए मिल लिखते हैं कि कुछ प्रकार के सुख अन्य प्रकार के सुखों से अधिक वांछनीय और महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ ऐसे सुख होते हैं जो अन्य प्रकार के सुखों से बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए जहाँ हम अन्य वस्तुओं के मूल्यांकन में गुण और मात्रा दोनों का ध्यान करते हैं, वहाँ सुख के मूल्यांकन में केवल मात्रा पर आधारित करना एक प्रकार की अजीब बात होगी। इसलिए गुणात्मक भेद भी इनमें होता है, यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार मिल कहते हैं कि कविता से प्राप्त होने वाला सुख पुष्पिन के खेल से प्राप्त सुख से उच्च और श्रेष्ठ है। मतलब कविता पाठ करने से जो हमें सुखद अनुभूति होती है हमारे मन में, हमारी आत्मा में, वो जो सुखद अनुभूति है, सुख जो मिलता है, वो एक प्रकार के जो बच्चों का खेल होता है, पुष्पिन का खेल जो कहा जाता है, उस सुख से कई गुना उच्च और श्रेष्ठ है। कौन सा? कविता पाठ का सुख। आई बात समझ में? क्योंकि कविता पाठ एक अलग चीज़ है, रचनात्मक है, वो एक हमारे मनोविज्ञान और मतलब यूँ समझ सकते हैं कि बड़ों का, एक शिक्षित लोगों का एक काम है।
जिसमें उससे एक अनुभूति अलग होती है। और बच्चे किसी भी खेल में वो खुश हो सकते हैं। तो बच्चे की खुशी और एक बड़ों की खुशी में बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। सुख दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए आप कविता के सुख को पुष्पिन के खेल के सुख के बराबर नहीं बांट सकते। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि कविता का सुख उच्च और श्रेष्ठ है। अतः स्पष्ट है कि योग्य और अनुभवी व्यक्ति निम्न सुखों की अपेक्षा उच्च सुखों की आकांक्षा करते हैं। स्वाभाविक है, बच्चा और बड़ा एक समान कैसे हो सकते हैं? जो योग्य होगा, जो अनुभवी होगा, जो समझदार होगा, वो कभी भी निम्न सुखों की लालसा में नहीं रहता है, निम्न सुखों की प्राप्ति में नहीं रहता है, या उनकी निम्न सुखों की प्राप्ति की अपेक्षा नहीं करता है, बल्कि वो किस प्रकार के सुखों की अपेक्षा करता है? उच्च सुखों की कल्पना करता है, उच्च सुखों की आकांक्षा करते हैं। ये बात पहली बार मिल ने बताई। मिल ये भी लिखते हैं कि एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। एक मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट शुक्र होना और भी श्रेष्ठ है। यदि मूर्ख और शुक्र दोनों दूसरा मत रखते हैं तो इसलिए कि वे केवल अपने पक्ष को जानते हैं, जबकि दूसरा पक्ष जो मानव शुक्रात है दोनों पक्षों को जानता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हर प्रकार का सुख एक समान नहीं हो सकता है। कुछ सुख होते हैं वो अन्य सुखों से श्रेष्ठ होते हैं। ये बात उन्होंने स्वीकार की, इस बात का प्रतिपादन किया है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि विभिन्न सुखों में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भेद को स्वीकार करने वाले कौन है? जे.एस. मिल। स्पष्ट हो गया। अगला देखते हैं, मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। अब देखो, हमने व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुख की प्राप्ति करनी चाहिए, सुख के पीछे हर काम करना चाहिए, दुख से बचना चाहिए। ये बात अपन बेंथम में पढ़ा। और बेंथम कहते थे कि मनुष्य अपना सुख चाहता है, सुख की प्राप्ति करता है। मनुष्य स्व केंद्रित है, उसका सीधा लक्ष्य अपना सुख है। वह दूसरों के सुख और दुख को नहीं समझ सकता। ऐसा कौन कहते थे? बेंथम कहते थे ना कि मनुष्य अपना केवल सुख चाहता है, क्योंकि मनुष्य स्व केंद्रित है और उसका सीधा सीधा लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुख को अर्जित करूँ, सुख को प्राप्त करूँ। और अपने सुख और दुख को वो नहीं समझ सकता। ठीक है, मछुआरी वह दूसरे के सुख दुख को नहीं समझ सकता, केवल अपने सुख दुख को ही समझ सकता है। जबकि मिल क्या कहते हैं कि दूसरों के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। मिल किसके जीवन में, किसके सुख को? दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है। मिल लिखते हैं, मैं इस विश्वास से कभी नहीं डिगा कि व्यवहार में सभी नियमों की कसौटी और जीवन का लक्ष्य सुख है, लेकिन अब मैं सोचने लगा हूँ कि इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सुख को सीधा लक्ष्य न बनाया जाए। वही मनुष्य सुखी हैं जो अपने खुद के स्थान पर किसी अन्य विषयों पर अपना विचार केंद्रित करते हैं। अरे इंसान तो वो होता है जो दूसरों के सुख में अपने सुख को ढूंढता है, दूसरों के सुख में अपने सुख महसूस करता है। आप तो केवल स्व केंद्रित होकर बात करते हो कि नहीं मनुष्य सुख चाहता है, सुख की प्राप्ति करता है। दूसरों के सुख की बात यहाँ पर मिल कहते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य केवल अपने स्व हितों को पूर्ण करना नहीं होता है, बल्कि अन्य लोगों के सुखों की प्राप्ति करना भी अपना लक्ष्य होता है। ठीक है, ये दो बात उन्होंने स्पष्ट की जो बिल्कुल बेंथम से उलट थी। तीसरा उन्होंने बताया कि सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना, सुख को आंतरिक स्रोत के रूप में स्वीकार करना। बेंथम ने प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, लौकिक, नैतिक सुख दुख के जो स्रोत बताए थे, आपको याद होगा ना, प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, लौकिक और नैतिक सुख, ये सुख दुख के उन्होंने स्रोत बताए थे जो सभी बाहरी थे। इनका कोई मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना, मतलब अपने आत्मा से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मिल यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि इन उपरोक्त के अलावा या उपरोक्त के अतिरिक्त कर्तव्य भावना भी सुख का स्रोत माना है। किसको? कर्तव्य भावना को। कर्तव्य भावना को अपना सुख दुख का स्रोत माना है। उसका कहना है कि जब कोई अनुचित कार्य करते हैं तो हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता है, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें आंतरिक सुख प्राप्त होता है। हम ऐसा कोई काम करते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा ये गलत है, वो है, तो हमारे मन में बहुत बड़ी आत्मग्लानि महसूस होती है, अंदर दुखी होते हैं, तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे अंदर से हम किसी का बहुत अच्छा करते हैं तो दिल्ली में दिल बहुत खुशी होती है कि मैंने मेरे जीवन का आज बहुत बड़ा नेक काम किया, मुझे बहुत ही सुखद एहसास हो रहा है, बहुत हमारी आत्मा में एक अच्छा फीलिंग आती है, गुड फीलिंग जो पैदा होती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये कहाँ पैदा होती है? हमारे मन में, आत्मा में, आंतरिक। इसलिए हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि केवल सुख दुख के स्रोत बाहरी नहीं होते, सुख दुख का स्रोत अंदर भी होता है, आंतरिक होता है। ये बात केवल मिल कहते हैं, बेंथम नहीं कहते हैं। आई बात समझ में?
इस प्रकार मिल ने मानवीय भावनाओं को सुख और दुख का स्रोत माना है, जो मानवीय भावना को बेंथम ने नहीं माना और मिल ने माना। इन्हीं आधार पर व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध स्थापित होते हैं। किन्हीं आधार पर? मानवीय भावनाओं के आधार पर व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध स्थापित होते हैं। इस प्रकार मिल ने सुख दुख के आंतरिक स्रोत बताकर उपयोगिता के सिद्धांत को बिल्कुल उपयोगिता के सिद्धांत के आधार को ही पूरी तरह से अंत कर दिया। ये थे बेंथम के मतलब मिल के इस संबंध में विचार को उन्होंने सुख के आंतरिक स्रोत के रूप में भी स्वीकार किया। अगली बात है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का जो उन्होंने प्रतिपादन किया है, व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में किस प्रकार से प्रतिपादन किया है, आप समझिए। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत की अपेक्षा एक राजनीतिक सिद्धांत समझता था। वो तो चाहता था कि इस नैतिक सिद्धांत को मैं राजनीतिक क्षेत्र में लागू करूं। राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण का काम करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। इसलिए उसकी रुचि किस में थी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि व्यवस्थापक, प्रशासक, कानून निर्माण और सामाजिक नीतियाँ निश्चित तौर पे इसका प्रयोग करें। क्योंकि हमारी जो शासन व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था में जो भी ढांचा बना होता है, स्ट्रक्चर बना होता है, तो वो जो नीति निर्माण संस्था हैं, चाहे व्यवस्थापक हो या कानून निर्माण प्रक्रिया हो, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सेक्टर हैं या सोशल पॉलिसी हैं, उस सब कुछ अधिकतर व्यक्तियों के अधिकतर सुख के इस हित को, इस कार्य क्षेत्र को, इस राजनीतिक सिद्धांत को प्रयोग करें। बेंथम चाहता था कि कानून निर्माता के द्वारा सभी व्यक्तियों के सुखों को समान समझकर कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। यही बात कहते थे, जो नैतिक कानून है वो इसको राजनीतिक क्षेत्र में लागू करके क्योंकि सभी व्यक्तियों के सुख को समान समझकर कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। जबकि मिल क्या कहते हैं? मिल कहते हैं कि उपयोगिता का सिद्धांत उसके हाथों व्यवस्थापक के लिए निर्देशक सिद्धांत बनने की अपेक्षा व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत बन गया है। ये उन्होंने बिल्कुल इससे डिफरेंट बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन करने का काम किया। अगला है स्वतंत्रता साध्य नहीं वरन साध्य है। स्वतंत्रता साधन नहीं वरन साध्य है। देखिए, स्वतंत्रता साधन नहीं वरन साध्य, इसलिए आप उस कथन से स्पष्ट समझ जाइए। आप कहते हैं बेंथम स्वतंत्रता और उपयोगिता को उच्च महत्व प्रदान करता है। किसको? उपयोगिता और स्वतंत्रता दोनों में से किसको उच्च स्थान प्रदान करता है? उपयोगिता को। कौन? बेंथम। वह स्वतंत्रता को उपयोगिता के अधीन एक साधन मात्र मानता है। सबसे ज्यादा महत्व किसको? उपयोगिता को। स्वतंत्रता को उपयोगिता के अधीन, मतलब प्राथमिक कौन? उपयोगिता। गौण कौन? स्वतंत्रता, ठीक है। वह स्वतंत्रता को उपयोगिता अधीन एक साधन मात्र मानता है, साध्य नहीं। जबकि मिल महोदय बिल्कुल स्पष्ट, वो क्या कहते हैं? स्वतंत्रता स्वयं में एक साध्य है। फ्रीडम, लिबर्टी क्या है? स्वयं में एक साध्य है और निश्चित रूप से उपयोगिता की तुलना में अधिक मूल्यवान है। बिल्कुल उलट दिया पासा कि जो उपयोगिता को प्रमुख मानता है और स्वतंत्रता को सेकंड मानता है। मिल उपयोगिता को सेकंड मानता है और स्वतंत्रता को फर्स्ट मानता है, प्राइमरी मानता है, प्राथमिक मानता है। इसलिए बिल्कुल यहाँ पे उलट हो जाता है। मिल के अनुसार व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास सर्वोपरि है और यह विकास स्वतंत्रता के बिना संभव ही नहीं हो सकता है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हो, किसको कहते हो? राज्य को कहते हो ना। अरे व्यक्ति का विकास किससे होगा? व्यक्ति का मानसिक, व्यक्ति का अपने जीवन का जो भी जिस क्षेत्र में जो अपने विकास करना चाहता है, जिसको कहे जाते हैं चौमुखी विकास या सर्वांगीण विकास, वो किससे होगा? वो स्वतंत्रता से होगा। तो स्वतंत्रता तो आप तो महत्व ही नहीं मान रहे हो। स्वतंत्रता तो आप द्वितीय कर रहे हो, गौण कर रहे हो, मैंने उपयोगिता कर रहे हो। कैसे संभव हो पाएगा? इसलिए वो पूरी तरह से खंडन करते हुए कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सर्वोपरि है और ये केवल स्वतंत्रता के साथ ही हो सकता है, स्वतंत्रता के बिना नहीं हो सकता। अतः व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता नितांत अनिवार्य, बेहद अनिवार्य है। व्यक्तियों के जीवन के लिए स्वतंत्रता के संबंध में मिल का दृष्टिकोण पूरी तरह से नैतिकतावादी है
और बेंथम के समान उपयुक्तवादी बिल्कुल नहीं है। ये बात हमें स्पष्ट तौर से समझनी चाहिए कि बेंथम है वो स्वतंत्रता को गौण मानते हैं और मिल है वो स्वतंत्रता को प्राथमिक मानते हैं, साध्य मानते हैं। स्पष्ट हो गया। इसके अलावा उन्होंने बताया है इतिहास और परंपराओं का महत्व। किसने? मिल ने। इतिहास और परंपराओं के महत्व को भी उन्होंने बहुत ही प्राथमिकता के साथ इसको रखा है। देखिए, बेंथम उपयुक्तवाद की सार्वभौमिकता का प्रतिपादन करते हैं। कहते थे ना, जब शुरुआत में हमने देखा था उपयुक्तवादी सिद्धांत में कि एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन का काम करते हैं बेंथम। उसके अनुसार उपयुक्तता का सिद्धांत समस्त विश्व पर समान रूप से लागू होता है। उपयुक्तवाद का सिद्धांत है वो समस्त विश्व पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन मिल यहाँ पूरी तरह से यथार्थवादी है, पूरी तरह से यथार्थवादी है और कहते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों का अपना इतिहास और परंपराएं होती हैं जिनका महत्व किसी अन्य से कम नहीं होता है। आप जो अपना सिद्धांत लागू करने की बात करते हो, अपने सिद्धांत की जो व्याख्या करते हो सकता है कि आपके इस सिद्धांत और इस महत्वपूर्ण विचार से कई अन्य देशों की जो अपनी जो इतिहास और परंपरा है उसका महत्व आपसे भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी कोई भी राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था नहीं हो सकती जो सब जातियों के लिए समान रूप से अनुकूल हो सके, सभी जातियों के लिए समान रूप से उपयुक्त हो सके, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकती। इसलिए आप अपने सिद्धांत को सो घोषित करते हो कि ये सर्वमान्य सार्वलौकिक सिद्धांत है, ये कहना गलत होगा। हर देश की अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपनी परंपरा, अपनी रूढ़ियाँ, अपनी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। इसलिए अपने इतिहास और परंपरा को नज़र में रखते हुए आपके सिद्धांत को सार्वभौमिक माने ये जरूरी नहीं है। इस प्रकार मानव जीवन के सम्मुख एक आदर्शवादी लक्ष्य रखकर विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद स्वीकार कर और बाहरी तत्वों के साथ मानवीय तत्वों को सुख और दुख का स्रोत मानकर मिलने उपयुक्तवाद को अधिक मानवीय बना दिया गया। आई बात समझ में? मिलने इस पूरे उपयुक्तवाद के सिद्धांत को एक व्यवस्थित, एक सुदृढ़ और सही तरीके से उसको यथार्थ तरीके से लागू कर सके, एक प्रकार से मॉडिफाई करने का पूरा काम किसने किया? मिल ने किया। ठीक है, तो बेंथम का उपयुक्तवादी या उपयुक्तवाद मात्र एक सुखवादी भौतिकवादी विचारधारा है। मिल ने इसमें नैतिक तत्वों का समावेश करके उसको व्यवस्थित किया। ठीक है, इसलिए मैक्सी का एक कथन है कि बेंथम का उपयुक्तवाद का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में स्वार्थ को महत्व देता है, संतों के समाज में साधुता को। मिल का यह संकल्प था कि चाहे कोई भी समाज हो उसमें उपयुक्त कसौटी साधुता ही होनी चाहिए, अर्थात नैतिकता को प्रमुख महत्व देते हुए इस पूरे विचार को, इस पूरे दृष्टिकोण को उन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि आप इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और मैंने इसलिए विशेष जानबूझकर ये टॉपिक इसके साथ रखा है, क्योंकि मिल ने ये बात की थी तो मिल में पढ़ते, लेकिन नहीं, हमने बेंथम का उपयुक्तवाद को पढ़ा है, इसलिए बेंथम के उपयुक्तवाद के साथ ही इस टॉपिक को ले लें ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सके कि हाँ बेंथम इस पर क्या कहते हैं और मिल इस पर क्या कहते हैं। ये था मिल के द्वारा उपयुक्तवाद के सिद्धांत में जो संशोधन किए थे, मैंने एक एक टॉपिक आपके सामने रखा।